तो पिछले क्लास में मैंने आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो कि कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ पहला जो कि है भूगोल एक विषय के रूप में, इसका एक पेज तो पूरा पढ़ा दिया था और दूसरा भी मैंने करवाया था और तीसरा भी हमारा कुछ कुछ तो हो चुका था। यहाँ तक आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ तक दावा करता है। तो आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा हो गया था, दावा करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। मतलब पहले क्या था कि डायरेक्टली एकदम बिल्कुल जो प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं वो मनुष्य जो था वो सीधे तौर पर बोल सकते हैं पर्यावरण पर आश्रित था। लेकिन जैसे तकनीकी का विकास हुआ तो तकनीकी के विकास के होने के साथ मानव ने क्या किया, स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। मतलब अब जो कुछ चाहा वो उसको उगाने लग गया। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी। उसने सभी मानव जो है उसने सभी जगह अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। मतलब प्रकृति में जो कुछ भी, जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, तो उन सबको खोद करके नया संभावना का सृजन किया कि क्या क्या और इससे बन सकते हैं। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखा है मानवीकृत प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है मानवीकृत प्रकृति? तो देखिए यहाँ पे मानवीकृत प्रकृति का अर्थ होता है कि जिसमें प्रकृति को मनुष्य द्वारा जो है वो बदला जाता है। प्रकृति को हम लोग बदल देते हैं और या फिर तो उसको नियंत्रित करते हैं। प्रकृति को हम लोग नियंत्रित करते हैं, जिसमें कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे बदलते हैं? तो हम प्रकृति का दोहन करते हैं, भूमि पे कृषि करते हैं, औद्योगिक उपयोग करते हैं, औद्योगिक उपयोग यानी कारखाने लगाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। और इसी तरह जलवायु इस तरह से प्रभावित होता है, जो कि जलवायु जो है वो मानव का गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो मानवीकृत प्रकृति है। मतलब कि मानव ने प्रकृति को बदल दिया है। इसका अर्थ यही हुआ, मानवीकृत प्रकृति कहने का अर्थ यही हुआ। अब देखिए है तथा प्रकृति प्रभावित मानव, इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये प्रकृति प्रभावित मानव में मनुष्य का जो जीवन सोच और व्यवहार प्रकृति है वो मनुष्य का जो जीवन का सोच है और जो मनुष्य का व्यवहार है वो प्रकृति को प्रभावित करता है। बोल सकते हैं कि प्रकृति के तत्वों को प्रभावित करता है। प्रकृति के तत्व क्या हैं? जैसे हो गया नदी, तालाब, झरने और पहाड़, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। तो हमारी सोच जो है ना, हम कुछ सोचते हैं कि पहाड़ों पर जाएंगे तो खनन करेंगे, वहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ मिलेगी, तो ये हमारी सोच है। और इससे हम वहाँ जाकर के खुदाई करते हैं, पहाड़ों पर जाकर के जड़ी बूटियाँ लाते हैं, जिससे कि कई सारे दुष्परिणाम भी कभी कभी निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, गंदगी हो जाती है। तो हम लोग प्रभाव डाले प्रकृति पे, तो इसीलिए प्रकृति प्रभावित मानव, मतलब ऐसे मानव हैं हम लोग जो कि प्रकृति को प्रभावित करते हैं। हम लोग जो है मानव जो है वो क्या करता है, पर्यावरण, मौसम हो गया, भूगोल, प्राकृतिक आपदा हो गया और संसाधनों के आधार पर जो अपनी जीवन शैली है और जो संस्कृति है और जो समाज है उसको अपने व्यवहार में ढालने का कोशिश करता है। ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का मौसम जो है किस प्रकार का है, तो उसके अकॉर्डिंग ढलने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे सर्दी है तो ऊनी वस्त्र पहन करके खुद को उस मौसम के अनुसार ढलने का प्रयास करते हैं। जो है प्रकृति प्रभावित मानव, मतलब प्रकृति ने ऐसा प्रभाव, प्रकृति का कुछ ऐसा बनावट है, स्ट्रक्चर है, मौसम है, जलवायु है कि उसके अनुसार मानव को बदलना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। और मानवीकृत प्रकृति का भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। अंतर प्रक्रियात्मक का मतलब होता है, क्या होता है कि मानव जो है वो प्रकृति से संसाधन लेता है। ठीक है, मानव प्रकृति से संसाधन लेता है। जैसे कि पानी संसाधन हो गया तो हम लोग वो पानी को लेते हैं और बदले में क्या करते हैं, अपनी जो भी गतिविधियाँ की हैं, हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिए, तो इससे क्या हुआ, इससे प्रकृति प्रभावित होती है। जंगल की कटाई कर देते हैं, जंगल क्या प्राकृतिक संसाधन, उसकी कटाई कर देते हैं हम, तो इससे क्या होता है कि प्रकृति जो होती है वो प्रभावित होती है। क्योंकि ये परस्पर क्रिया है, हमने उसका प्रकृति का संसाधन लिया और उसका उपयोग किया, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बदलते हैं, और इसी क्रिया को कहते हैं अंतर प्रक्रियात्मक संबंध। तो भूगोल जो है अंतर, जो भी मानव और प्रकृति के बीच जो भी अदला बदली हो रही है उसका अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार
के साधनों के जाल तथा पदानुक्रम केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। मतलब कहा जा रहा है कि परिवहन और संचार के साधन के नेटवर्क जो है वो सीरियल वाइज केंद्रों की मदद से विभिन्न क्षेत्र में आपस में जुड़ करके व्यवस्थित हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सूचना का जो सामग्री है उसका आदान प्रदान एक्सचेंजमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो गया, सुगम हो गया, जिससे क्या हुआ, जिससे क्षेत्र का विकास हुआ और क्षेत्र के विकास में सहयोग में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। अब क्षेत्रीय, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि भूगोल किस चीज़ का अध्ययन करता है, तो क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है भूगोल। तो क्षेत्रीय, सबसे पहले समझना होगा कि क्षेत्रीय समाकलन और संगठन क्या होता है। तो दोस्तों विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का एक करके, मतलब बहुत सारा भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम लोग एकत्रित कर देते हैं और उसको सुव्यवस्थित कर देते हैं, जिसमें कि सेवाओं का और संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है ताकि सहयोग हो सके और विकास को बढ़ावा मिल सके। किस चीज़ का सहयोग हो सके, तो क्षेत्रीय सहयोग हो। कोई क्षेत्र में कोई लोग रहता है और एक क्षेत्र में दूसरे लोग रहते हैं, तो उन सबका संगठन किया जाता है और जो भी संसाधन है वहाँ को उसको एकत्रित किया जाता है, उसका प्रबंधन किया। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में कोई संसाधन है तो कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, या फिर तो उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, रख रखाव अच्छे से नहीं है उस संसाधन का, तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, इकट्ठा किया जाता है संसाधन को, सेवा का, और उसका प्रबंधन किया जाता है संसाधनों का, ताकि जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा मिले और साथ ही उस क्षेत्र का विकास भी हो। इस चीज़ का अध्ययन किस में होता है, तो भूगोल में किया जाता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। मतलब पहले ना भूगोल को वैज्ञानिक विषय नहीं माना जाता था, जिस तरह से साइंस को वैज्ञानिक विषय माना जाता है, क्योंकि पहले के जो साइंटिस्ट थे वो बस सूचियाँ बनाते थे। अब देखिए उसको समझते हैं कैसे। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप के पहचान से जुड़े हुए हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक क्या है यहाँ पे कि जैसे धरातल पर जो कुछ भी पाया जा रहा है, जो कुछ भी पाया जा रहा है, तो जैसे कि पेड़ है तो वो देखते थे क्या है, तो ये इमली का पेड़ है, फिर ये क्या है, तो ये पहाड़ है, ये क्या है, घाटी है, ये क्या है, नदियाँ हैं, तो बस ये करते थे कि नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये है, वो है, इस तरह से जो है वो सूची बनाते थे। और दूसरे में क्या हुआ, जब और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ कि कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते थे, जो कहाँ के प्रश्न से संबंधित होते थे। अब देखिए जैसे जैसे जो है मानते हैं कि हिमालय, ठीक है, हिमालय तो कौन, कहाँ है हिमालय, कहाँ है। पहले तो हम लोग इतना ही कर रहे थे ना कि हिमालय है, लेकिन अब क्या करने लगे, हिमालय कहाँ है, ठीक है, किलिमंजारो है, कहाँ है, ठीक है, इस तरह से। तो डेथ वैली है, कहाँ है, तो ये सारा हम लोग फिर लेकिन ये भी सूची की तरह ही है, इसमें कोई ये व्याख्या नहीं किया जा रहा है कि यहाँ है तो यहीं पर क्यों है। तो इसीलिए सब, क्योंकि क्या और कहाँ का प्रश्न हो रहा था, सब मिला करके उक्त दोनों प्रश्नों से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया। इन दोनों प्रश्नों में जो है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व। अब देखिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व, पहले तत्व क्या होता है, तत्व जो होता है वो कोई पदार्थ एलिमेंट को कहते हैं, तथ्य जो होता है वो जानकारी होता है, ठीक है। दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व के वितरण, मतलब ये चीज़, प्राकृतिक तत्व क्या हो गया, समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, घाटियाँ हो गई, और सांस्कृतिक तत्व क्या हो गया, भाषा हो गया, बोली हो गया, त्यौहार हो गया। ये तो जैसे पहाड़ है, प्राकृतिक तत्व है, तो इसका वितरण, ठीक है, कहाँ वितरण कहाँ कहाँ है ये, और स्थिति, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे, ऊपर है, नीचे है, पानी में है, आकाश में है, ये स्थिति को ध्यान में रखा गया। भाषा, जैसे भाषा है तो इसका वितरण कहाँ, ये भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, इस तरह से। इन प्रश्नों में कौन सा तत्व कहाँ है, ठीक है, कौन सा तत्व कहाँ है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती थी। मतलब किलिमंजारो कहाँ है, मृत घाटी कहाँ है, ठीक है, कोलोराडो कहाँ, नदी कहाँ है, ये सारा चीज़ तो कहाँ है, बस यही प्राप्त हो रहा था। इन दो प्रश्नों में ये औपनिवेशिक काल से यह उपागम बहुत प्रचलित था। मतलब औपनिवेशिक काल में क्या करते थे लोग, बस सूचना को ही बनाते, सूचना बनाते थे, ये श्रेणी बना, सीरियल नंबर वाइज, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ, इस तरह से। अब ये क्या है कि इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक, मतलब जब तक तीसरा प्रश्न नहीं जुड़ा था तो उस समय जो था इनको माना जाता था ये वैज्ञानिक विषय नहीं है। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या
अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। अब जो तीसरा प्रश्न हुआ वो व्याख्या करेगा कि यहाँ है तो क्यों यहाँ पे है, और तत्व कोई पदार्थ है और तथ्य कोई जानकारी है, तो उन सब के मध्य कारण मतलब इसका क्या कारण है और यहाँ पे क्यों है, उससे जुड़ा हुआ है। भूगोल का एक पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ, यहाँ पे तो क्या और कहाँ था, लेकिन जो तीसरा प्रश्न आया वो क्यों से जुड़ गया। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित था। भूगोल का जो क्रोध था, जो मेन थीम था, वो क्षेत्र से संबंधित था तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता था। मतलब इस कोई जगह है, ठीक है, ये कोई जगह है तो इस जगह की विशेषता क्या है और इसके गुण क्या है, इस चीज़ का जो है वो व्याख्या करता था। यह क्षेत्र के तथ्यों में वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। मतलब कोई क्षेत्र है, उसमें कोई जानकारी है कि अच्छा ये पहाड़ है, यहाँ पे ये हो गया तथ्य, तो अच्छा इसका नहीं लेते, कोई सेब है, कोई कश्मीर है तो कश्मीर में क्या तथ्य हो गया कि यहाँ सेब मिलता है, तो सेब का वितरण और कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ का पता लगाना। साथ में स्थिति कि और कहाँ कहाँ मिलता है, क्या स्थिति है, किस स्थिति में सेब को उगाया जाता है, एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करना। अब ये केंद्रीकरण के प्रतिरूप क्या है कि भूगोल के क्षेत्र में जो तथ्य हैं, जैसे कि जलवायु हो गया, भूगोल के क्षेत्र में जलवायु, जनसंख्या, संसाधन, इन सब का जो वितरण है और स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है। और साथ में ही ये भी देखा जाता है कि ये तथ्य जो है किस प्रकार एकत्रित हैं, मतलब कहाँ कहाँ एकत्रित हैं और कैसे एकत्रित हैं। अब देखिए, केंद्रीकरण का प्रतिरूप का अध्ययन ये भी बताता है कि कैसे विभिन्न भौगोलिक तत्व क्या हो गई, नदियाँ, खेत, समुद्र, सड़क। भौगोलिक तत्व दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक प्रकृति प्रदत्त होते हैं और दूसरा मानवीकृत होते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त हो गई नदियाँ, समुद्र, ये सारा, और भूमि, जबकि मानवीकृत हो गई खेती हो गया, सड़क हो गया, ये सारा मानवीकृत हो गया। तो अध्ययन करता है कि कैसे विभिन्न भौगोलिक तत्व, जैसे कि मान लेते हैं नदियाँ, एक दूसरे से नदियाँ और पहाड़ एक दूसरे से संबंधित हैं पूरी तरह से, खेती भी उससे संबंधित है। तो बताया जा रहा है कि भौगोलिक तत्व जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे मतलब केंद्रीकरण, जैसे केंद्रीकरण में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो नियंत्रण है, उसका जो कंट्रोल है वो सेंटर में है। मतलब ये सारे पांचों चीज़ें जो हैं वो सेंटर से जुड़ी हुई हैं, यही होता है केंद्रीकरण के प्रतिरूप। जैसे हमारे राज्य, हमारे देश में सारे स्टेट जो हैं, 28 स्टेट केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया केंद्रीकरण के प्रतिरूप। तो इसी प्रकार जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी भौगोलिक तत्व है वो एक दूसरे से संबंधित हैं। वह साथ ही किस क्षेत्र स्थान पर केंद्रित है, मतलब ये भी पता लगाते हैं। जैसे ये आलू जो है यहाँ पे मिलता है, तो ये तो जुड़ा हुआ है केंद्र से, मतलब भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो ये आलू और कहाँ कहाँ मिलता है, देखेंगे हम लोग, पता करेंगे कि कहाँ कहाँ और मिलता है। तो ये पता कौन करता है, भूगोलविदा। साथ में भूगोल का जो तत्व है, भूगोल का तत्व मैंने भी बताया कि वही समुद्र, नदियाँ, तालाब, ये सारा भूगोल को जो तत्व है उनका वितरण, केंद्रीकरण, जैसे कि मानव गतिविधियाँ, पर्यावरण और विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। अब देखिए, भूगोल के जो तत्व हैं, जैसे समुद्र हो गए, ठीक है, तो हम गतिविधि क्या करेंगे, समुद्र में जाकर के पता करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या संसाधन है, क्या क्या संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया मानवीय गतिविधियाँ, ठीक है। और पर्यावरण में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट के देख के, जंगलों को काट के हम लोग उद्योग बनाते हैं, तो ये भी मानवीय गतिविधि हो गया। तो किस तरह से ये जो है वो प्रभावित करती हैं प्रकृति को, मानवीय गतिविधियाँ, मतलब भौगोलिक तत्व को किस तरह प्रभावित करती है मानवीय गतिविधियाँ। और साथ ही प्रकृति भी मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। मानवीय गतिविधि जैसे कि उद्योग बनाना, खेती करना, ये सारा प्रकृति को यदि प्रभावित करती है, तो प्रकृति भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ हैं, वहाँ पे उद्योग नहीं बना सकते हैं, तो प्रकृति भी मानवीय गतिविधियों के रास्ते में बाधा होती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।